डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक लिपिड का रहेगा। यानी लिपिड क्या चीज़ होते हैं, कैसे ये शरीर के अंदर कार्य करते हैं, कितने भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है आदि, इनके बारे में अपने आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लिपिड के अंदर जो सबसे पहली बात आती है कि लिपिड को लिपिड ही क्यों कहते हैं और क्यों क्यों नहीं कहते। जिस प्रकार से एंजाइम को एंजाइम ही कहते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं, इनका नामकरण अपनों ने देखते आए थे कि ग्रीक भाषा से इनका क्या होता है, नाम निकल के आता है। जैसे प्रोटीन का अर्थ था प्रोटियस और एंजाइम का अर्थ क्या था, जाइमस से लिया गया था। उसी प्रकार से जो लिपिड शब्द होता है वो ग्रीक भाषा के लिपोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फैट। फैट यानी वसा, यानी सामान्य भाषा में लिपिड को अपने क्या बोल देते हैं, वसा ही कह देते हैं। अब ये वसा क्या चीज होती है, तो जो अपने ने तेल देखा है या फिर अपने कह सकते हैं घी देखा है अपनों ने, या फिर मोमबत्ती का जो मोम देखा है, ये सारी चीजें किस में काउंट होती है, वसा के अंदर ही काउंट होती है। जैसे अपने खाने के साथ में तेल आदि प्रकार के घी ये सब खाते हैं, ये किस में काउंट होते हैं, तो ये लिपिड में काउंट होते हैं। तो लिपिड पढ़ना क्यों जरूरी है अपने लिए, क्योंकि जिस प्रकार से अपनों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है और प्रोटीन पढ़ा है, उसी प्रकार से ये लिपिड भी उनके साथ संयुक्त अवस्था में रहता है। मतलब ये तीनों रूप ही क्या रहते हैं, आवश्यक रूप से ऊर्जा संचित करते हैं शरीर के अंदर। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा को संचित कर लेता है और वक्त आने पर वो ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। उसी प्रकार से जो वसा होती है, जो लिपिड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऊर्जा को संरक्षण करते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, जो शरीर के अंदर अपने या वनस्पति के अंदर जो उत्तक पाई जाती है, उन उत्तकों की जो झिल्ली होती है, उन झिल्ली के निर्माण में ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, जो आवश्यक रूप से जो अपने कह सकते हैं तत्व चाहिए वो क्या कर देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। और अन्य कार्य इनके अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं, जो विटामिन होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं, इनमें जो विभिन्न अवयव होते हैं, उन अवयवों की पूर्ति भी कौन करते हैं, ये लिपिड ही करते हैं। तो लिपिड को अपने सामान्य भाषा में वसा भी कह सकते हैं। वसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये किस भाषा से, ग्रीक भाषा के लिपोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, वसा। यानी जिसे इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं, फैट बोलते हैं। अपने कहते नहीं कि तुम्हारे फैट आ गया, तो इसी के कारण बोलते हैं। या फिर जो कोलेस्ट्रॉल की जो अपने शरीर के अंदर वृद्धि होती है, जिसके कारण हृदय की धड़कनें क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, तो ये सारा किस में आता है, लिपिड के अंदर आता है। इनकी मात्रा अगर शरीर के अंदर नियंत्रित है तो ये शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और अगर नियंत्रण से ज्यादा हो जाती है तो फिर विभिन्न टाइप की जैसे बीमारियां होने लग जाती है। तो लिपिड की जब अपने सामान्य डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में ये यही बोलता है कि जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो स्पर्श में क्या हो, चिकने हों, जल में अविलेय हों तथा अध्रुवीय कार्बनिक विलायक हो। अध्रुवीय कार्बनिक विलायक जैसे कौन कौन से, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इत्यादि में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। देखो स्पर्श में क्या होते हैं, चीकने होते हैं। तेल भी चीकना होता है, मोम भी चीकना होता है, घी भी चीकना होता है। उसी प्रकार से जो मोनोग्लिसराइड देखते हैं, डाइग्लिसराइड देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, या फिर स्टेरोल देखते हैं, ये सारे क्या होते हैं, स्पर्श में चीकने होते हैं। इनको किस में काउंट कर लेते हैं, वसा में काउंट कर लेते हैं। और एक मेन खासियत इनमें ये भी लिखा हुआ है इनकी डेफिनेशन के अंदर ही कि कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो स्पर्श में चीकने तथा जल में अविलेय होते हैं। मतलब ये प्रकृति के अंदर कह सकते हैं कि अघुलनशील होते हैं। अपनों को घुलनशीलता किसके आधार पर देखते हैं, जल के आधार पर देखते हैं। कोई चीज अगर जल में विलयशील है तो उसे क्या बोल देते हैं, अपने घुलनशील बोल देते हैं। ये जल में विलय नहीं है तो इसे अपने क्या बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से एक अघुलनशील वसा होती है, जो क्या करती है, शरीर के अंदर ऊर्जा को संचित करती है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अगर डेफिनेशन पूछे तो आपको यही लिखना है कि कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में क्या हो, अविलयशील हो, या फिर कह सकते हो कि अकार्बनिक विलायक जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया आदि में विलयशील होते हैं, स्पर्श में चीकने होते हैं, क्या कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं। ये लिपिड की डेफिनेशन थी। और लिपिड का जो नामकरण था वो ग्रीक भाषा के लिपोस से मिला था। और इसके जो कार्य थे वो कार्य आपको बता चुका हूँ। शरीर में क्या करना, ऊर्जा का संचित करना, विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियों और मानवों में जो उत्तक पाई जाती है उनके निर्माण में भागीदारी देना, हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया,
इनके जो निर्माण में आवश्यक तत्व होते हैं वो उपलब्ध कराना, ये किसका काम होता है? तो ये लिपिड का काम होता है, जिसे अपने वसा भी कह देते हैं। अब आता है इनका क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन किस आधार पर करेंगे? तो रासायनिक संगठन के आधार पर इनका क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। एक सरल लिपिड बोला जाता है, दूसरी श्रृंखल लिपिड बोला जाता है और तीसरी व्युत्पन्न लिपिड बोला जाता है। तो पहले जो लिपिड शब्द है उसके अंदर अपनों ने वसा देखा है कि वसा ऐसे बोल देते हैं। ये वसा में रियल में इनमें जो यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, इनके अंदर किस प्रकार के यौगिक होते हैं। तो जो अपने वसा शब्द बोलते हैं तो ये क्या होते हैं? ये सम संख्या में कार्बन परमाणु के होते हैं, यानी इनके अंदर ये ऐसे बोल सकते हैं कि सम संख्या में कार्बन परमाणु विद्यमान रहेंगे, या फिर ये क्या हो सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो सकती है इनमें, या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो सकती है। संतृप्त हो या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लेकिन इनके अंदर जो कार्बन परमाणु होंगे वो क्या होंगे? सम संख्या में होंगे। संतृप्त होती है तो इसे अपने कौन से वसा अम्लों को, यानी वसा होती है उनको हम अम्ल भी कह देते हैं, वसा अम्ल। उसे पोमिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं या फिर स्टीरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। अगर असंतृप्त में कौन कौन से आते हैं? द्विबंध आता है, त्रिबंध आता है और चतुर्थ बंध भी इसमें क्या होगा? काउंट होगा। तो इस आधार पर इनके क्या होते जाते हैं? अलग अलग नामकरण हो जाते हैं। द्विबंध आता है तो लिनोनिक अम्ल बोल देते हैं, और चार यानी तीन बंध आ जाते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं? लियोनिक अम्ल बोल देते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्या एक स्ट्रक्चर सी दे रखी है। तो अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये होते क्या? वसा अम्ल होते हैं। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के क्या होते हैं? एक लंबी श्रृंखला से होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? सम संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। और ये क्या हो सकते हैं? संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। संतृप्त होते हैं तो अपने इसे क्या बोल देते हैं? पोमिटिक अम्ल बोल देते हैं। असंतृप्त होते हैं तो उनके बंधों के आधार पर अपने उनका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन किया गया है कि रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है सरल लिपिड। सरल लिपिड के अंदर क्या होगा कि ये एल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये एल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, मतलब उनमें वसा का मतलब हो गया कि उनके अंदर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अम्ल पाए जाएंगे। और अम्लों का मतलब यानी एल्कोहल का मतलब कि उनके साथ में एक एल्कोहली समूह प्रेजेंट होगा, और वो किस में कन्वर्ट हुए मिलेंगे? अपने को एस्टर में कन्वर्ट हुए मिलेंगे। जैसे ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड के वसीय अम्ल बोल सकते हैं, या फिर अपने क्या बोल सकते हैं? डाइग्लिसरॉल्डिहाइड के वसीय अम्ल बोल सकते हैं। एस्टर का मतलब इसकी इस टाइप से संरचना बनेगी किसी न किसी प्रकार के यौगिक में। ऐसे बोल सकते हो, ये एस्टर की संरचना होती है। इस प्रकार से क्या होगी? एक संरचना मिलेगी अपने को। कोई भी जब हम अपने देखेंगे ना, जैसे अपने पोमिटिक अम्ल का एग्जांपल लेके देखेंगे, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड से ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, तो ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड होंगे वो किसके एस्टर होते हैं? उसके अंदर 3 प्रकार के इस प्रकार के एस्टर के समूह पाए जाएंगे, यानी इस प्रकार का एक बंध सा मिलेगा। तो उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं? सरल लिपिड में काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सरल लिपिड भी आगे चलकर 2 भागों में डिवाइडेड है। एक प्राकृतिक वसा एवं तेल, दूसरा मोम। प्राकृतिक वसा एवं तेल क्या होते हैं? ये ग्लिसरॉल यानी जो ग्लिसरॉल होते हैं उसके वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। जो ट्राई एस्टर अपने देखेंगे या फिर ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड देखेंगे तो वो किस में काउंट होगा? तो वो प्राकृतिक यानी प्राकृतिक का मतलब यहाँ पर नेचुरल से लिया गया है। और वसा को फैट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में इसे अपने नेचुरल फैट या ऑयल, जो क्या होते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। मतलब जो अपने बनाएंगे, जिस प्रकार के उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर 3 प्रकार के एस्टर के समूह पाए जाएंगे। कौन से? ऐसे पाए जाएंगे। ऐसे समूह पाए जाएंगे तो उनको अपने क्या बोल देते हैं? ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड भी कह देते हैं। वो किस में काउंट होंगे? प्राकृतिक वसा एवं तेल में काउंट होंगे। लैंग्वेज अपने को यही रखनी पड़ेगी। इनका यूज तो अपनों ने सिंपल सा देख लिया, लेकिन जो रासायनिक संगठन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर लैंग्वेज वैसी की वैसी रखनी पड़ेगी। ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के साथ ट्राई एस्टर होते हैं, इन्हें ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं। ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड जब अपने संरचना बनाएंगे लास्ट के अंदर, तो उसके अंदर बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये 3 एस्टरों का निर्माण कर रहे हैं, और 3 एस्टरों के निर्माण करने के कारण इसे क्या बोल देते हैं? अपने ट्राई एस्टर भी बोल देते हैं या फिर ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड भी कह देते हैं।
तो प्राथमिक वसा एवं तेल क्या होते हैं? ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों, वसीय अम्लों मतलब एक ऐसा अम्ल होगा जिसके अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? कोई भी कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा जो अम्ल में क्या होगा? काउंट हो जाएगा, और उसे अपने क्या बोल देंगे? वसीय अम्ल बोल देंगे। ट्राई एस्टर का मतलब उसके अंदर 3 प्रकार के एस्टर के समूह पाए जाएंगे। कौन से? इस प्रकार के समूह पाए जाएंगे। तो इसलिए ट्राई एस्टर पाए जाने के कारण इसे क्या बोल देते हैं? ट्राई ग्लिसराइड भी बोल देते हैं। तो ये किसके अंदर काउंट करेंगे? अपने प्राथमिक वसा एवं तेल के अंदर काउंट करेंगे। प्राथमिक वसा एवं तेल सरल लिपिड का ही क्या है? एक उदाहरण है। उसके बाद में सेकंड आता है मोम। जो अपनों ने मोमबत्तियों के मोम देखे थे वो भी मोम होते हैं, और जो प्राकृतिक रूप से भी मोम प्राप्त होते हैं। कोई भी चीज जिसके अंदर क्या होती है? चिकनाट, यानी जो चिकनाट सी होगी उसे अपने क्या बोल सकते हैं? मोम में काउंट कर सकते हैं। तो ये मोम क्या होते हैं? ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब एक उनमें क्या होगा? OH समूह होगा। एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के साथ क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। एक क्या होगी? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, उसके अंदर क्या होगा? एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जुड़ा होगा, मतलब एक एल्कोहलिक समूह जुड़ा होगा। दूसरी तरफ क्या होगी? तो उसके साथ ही कौन सी अटैच हो जाएगी? वसीय अम्लों, मतलब वसीय अम्ल भी क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से भी हो सकते हैं? संतृप्त या असंतृप्त। ये कहता है कि वसीय अम्लों वाली एक जिसके अंदर क्या होगा? एस्टर समूह भी पाया जाएगा, और दूसरी एक कौन सी होगी? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की एक लंबी श्रृंखला होगी। ये आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? मोम का निर्माण करेंगे। यानी एक लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर के क्या होते हैं? ये बने होते हैं, जिन्हें अपने किस में काउंट कर लेते हैं? मोम में काउंट कर लेते हैं। मोम क्या है? आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, मोम क्या है? तो यही डेफिनेशन लिखोगे यहाँ तक कि ये क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले एस्टर के बने होते हैं। उन्हें अपने क्या बोल देते हैं? मोम बोल देते हैं। तो ये सरल लिपिड के अंदर 2 थे। एक तो था कौन सा? प्राथमिक वसा एवं तेल, दूसरा था मोम। उसके बाद में आती है सेकंड संयुक्त लिपिड। अब संयुक्त लिपिड क्या होगा? अपनों ने देखते आ रहे हैं कि जो वसा अम्ल है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? एक तो वसा अम्ल, साथ में वसीय अम्लों के साथ में कोई एल्कोहलिक समूह भी क्या हो रहा है? प्रेजेंट हो रहा है। उसे अपने किस में काउंट कर रहे थे? सरल लिपिड में काउंट कर रहे थे, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा था? वसा अम्ल और वसा अम्लों के तक ही कोई यौगिक पाया जा रहा था। जैसे अपनों ने ये देखा, मोम देखा, मोम के अंदर क्या पाया जा रहा था? मोनोहाइड्रिक, यानी जो लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं, और साथ में लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल, यानी वसीय अम्ल और वसा एल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कौन सा समूह भी प्रेजेंट हो रहा है? उनके साथ में एक एल्कोहल समूह प्रेजेंट हो रहा है। एक एल्कोहल समूह प्रेजेंट हो रहा है तो वसा एल्कोहल, और एल्कोहल समूह प्रेजेंट नहीं हो रहा तो उसे डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? वसा अम्ल बोल देते हैं। तो वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त अगर कोई भी यौगिक नहीं पाया जाता तो उन्हें अपने किस में काउंट कर लेते हैं? मोनो, यानी जो सरल लिपिड है उसमें काउंट कर लेते हैं। सरल लिपिड के अंदर दोनों में से किसी में भी क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। सरल लिपिड के अंदर सिर्फ कौन कौन से होंगे? एक तो वसा अम्ल हो सकता है, दूसरा वसा अम्ल के साथ में एल्कोहल समूह जुड़कर जिसे अपने क्या बोल देते हैं? वसा एल्कोहल बोल देते हैं, वो हो सकता है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होंगे। अगर कोई यौगिक इनके अलावा अन्य समूह रखता है, अन्य यौगिक रखता है या अन्य समूह रखता है, पाए जाते हैं, तो उन्हें अपने किस में काउंट कर लेते हैं? संयुक्त अम्ल में, संयुक्त लिपिड में काउंट कर लेते हैं। वह लिपिड जिनमें वसा अम्लों, वसा एल्कोहलों के अतिरिक्त कोई अन्य समूह भी क्या होता है? पाया जाता है, उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं? संयुक्त लिपिड में काउंट कर लेते हैं। आप अगर सरल लिपिड की डेफिनेशन देना चाहो तो इस टाइप से भी दे सकते हो कि ऐसे लिपिड जिसमें वसा अम्लों व वसा एल्कोहल के अतिरिक्त और भी कोई भी समूह नहीं पाया जाता, उन्हें अपने किस में काउंट कर लेते हैं? सरल लिपिड में काउंट कर लेते हैं। फिर सरल लिपिड के अंदर आपको प्राकृतिक वसा एवं तेल व मोम की डेफिनेशन देनी होगी, तो ये एस्टर वाली लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप ये भी ध्यान में रख लो और दोनों ध्यान में रख लो, ताकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट सरल लिपिड की डेफिनेशन पूछे तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। अगर आपसे मोम या फिर अन्य टाइप की जो प्राकृतिक वसा तेल की डेफिनेशन पूछे तो फिर आपको यही लिखनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके अंदर क्या होंगे कि इसके अंदर 2 प्रकार के अन्य समूह प्रेजेंट हो जाएंगे। एक तो फास्फोलिपिड बोल सकते हैं, दूसरा अपने इससे क्या बोल सकते हैं?
ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। जिस प्रकार से सरल लिपिड का डेफिनेशन किया था प्राकृतिक वसा एवं तेल मोम से, उसी प्रकार से जो संयुक्त लिपिड होती है, संयुक्त लिपिड के अंदर क्या होता है कि वसा अम्लों व वसा एल्कोहलों के अतिरिक्त अन्य समूह किस प्रकार का पाया जा रहा है, इस आधार पर भी क्या कर देते हैं, इनका यानी वर्गीकरण कर देते हैं। अगर उनमें कौन सा समूह पाया जा रहा है, फास्फोलिपिड है, तो मतलब फास्फोरिक अम्ल भी क्या होगा, उनमें प्रेजेंट होगा। और फास्फोरिक लिपिड के साथ में कौन सा प्रेजेंट हो सकता है, तो जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार जैसे अपनों ने पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे एडेनिन हो गई, पिरिमिडीन हो गई, उनके अंदर जो पाई जाती है, ग्वानिन, फ्यूरिन हो गई और पिरिमिडीन हो गई। फ्यूरिन के अंदर एडेनिन ग्वानिन पाई जा रही थी, तो वो भी क्या थी, एक नाइट्रोजन क्षार ही थी, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार ही थी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार से अपनों ने पिरिमिडिन में देखा था, थाइमिन देखा था, यूरेसिल देखा था, साइडोसिन देखा था, ये सारी कौन से कार्बनिक क्षार थी, तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार थी। अगर किसी लिपिड के अंदर वसाम्ल और वसा एल्कलो के अतिरिक्त उसके अंदर कौन से समूह, फास्फोरिक अम्ल अथवा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार पाई जाती है, तो उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, फास्फोलिपिड के अंदर काउंट कर लेते हैं। फास्फोरिक अम्ल होगा तथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार होगी, उसे अपने किस में काउंट कर लेंगे, फास्फोलिपिड में काउंट कर लेंगे। फास्फोलिपिड के अंदर फास्फो शब्द से यानी क्लियर हो रहा है कि फास्फो मतलब फास्फोरिक अम्ल तो होगा। उसके बाद में अलग वर्ड वो यूज कर देता है, जोड़ देता है उसके साथ में कि नाइट्रोजन युक्त क्या होनी चाहिए, उनमें कार्बनिक क्षार भी होनी चाहिए। दोनों अगर प्रेजेंट है तो उसमें अपने किस में काउंट कर लेंगे, फास्फोलिपिड में काउंट कर लेंगे। फिर आते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा, फास्फोरिक अम्ल तो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ में कौन सा होगा, उसकी जगह पर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार होगा। ये फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के बीच में डिफरेंस है। अगर फास्फोलिपिड प्लस में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार पाया जा रहा है किसी लिपिड के अंदर, तो वो किस में काउंट कर लेंगे, अपने फास्फोलिपिड के अंदर काउंट कर लेंगे। अगर फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जा रहा, ओनली कौन सा पाया जा रहा है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार पाए जा रहे हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, कोई भी जो 5 अपनों ने क्या देखे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार देखे, उनमें से कोई भी पाया जा रहा है, तो वो किस में काउंट हो जाता है, तो वो मेनली ग्लाइकोलिपिड में काउंट हो जाता है। ओनली क्या होगी, इसके अंदर नाइट्रोजन क्षार ही होंगे, कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो अपनों ने फास्फोलिपिड देखा है, फास्फोलिपिड का काम क्या होता है, जो उत्तक होता है, उत्तक की झिल्ली का निर्माण करना होता है। और जो ये ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर पाया जाता है, तो मस्तिष्क में, वक्र में, यकृत में और श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती है, उनमें क्या पाया जाता है, ये फास्फोलिपिड पाया जाता है। आपने कह सकते हैं कि मस्तिष्क, वक्र, यकृत और श्वेत रक्त कोशिकाओं के निर्माण में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो इस पर ग्लाइकोलिपिड और फास्फोरिक अम्ल देख रहे, तो ग्लाइकोलिपिड और फास्फोरिक अम्ल में अपने को सिर्फ इतना सा डिफरेंस माइंड में रखना है कि फास्फोरिक जो लिपिड होगा उसके अंदर फास्फोरिक अम्ल प्लस में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार पाया जाएगा, और जो ग्लाइकोलिपिड होगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा, फास्फोरिक अम्ल तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार क्या होंगे, पाए जा सकते हैं। वो किस में काउंट कर लिए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड में काउंट कर लिए जाते हैं। इनमें क्या होती है, शर्करा वश्य अम्लों के साथ एस्टर भी होते हैं, यानी इसके अंदर शर्करा भी ऐड होती है वश्य अम्लों के साथ में। और क्या होते हैं, लास्ट में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, फास्फोरिक अम्ल नहीं होता। इनका निर्माण या अपने कह सकते हैं कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये मस्तिष्क के अंदर, वक्र के अंदर, यकृत के अंदर, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, उनके निर्माण में ये क्या करते हैं, सहाय करते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है अपना व्युत्पन्न लिपिड। थर्ड पॉइंट आता है अपना व्युत्पन्न लिपिड कौन से होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड। लास्ट क्लासिफिकेशन है अपना। व्युत्पन्न लिपिड क्या होंगे, जो अपनों ने सरल लिपिड पढ़ा है, सरल लिपिड पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है, संयुक्त लिपिड पढ़ा है। सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड का जब क्या किया जाता है, दोनों का जल अपघटन किया जाता है, दोनों का क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। तो उत्पाद के स्वरूप किसका निर्माण होता है, जो उत्पाद बनता है अपना, उसे अपने क्या बोल देते हैं,
व्युत्पन्न लिपिड बोल देते हैं, व्युत्पन्न लिपिड बोल देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी व्युत्पन्न लिपिड क्या होंगे, जो सरल लिपिड होंगे और संयुक्त लिपिड होंगे, उनका अपने क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, और जल अपघटन कराने पर जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, व्युत्पन्न लिपिड के अंदर काउंट कर लेते हैं। जैसे डाइग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हो, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हो, इस टाइप के जो सेटियरोल हो गए, इस टाइप के जो जितने भी ग्लिसरॉल्डिहाइड होंगे वो कौन से होंगे, व्युत्पन्न लिपिड होंगे, जो सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से क्या होगा, उनका निर्माण होगा। तो ये तीन प्रकार की क्या थे इनके